नहीं, ऐसे नहीं करते, बैठ जाइए। किया जाता है भैया, ये माइक मेरे मुंह में पीछे करो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। उससे प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था, ये बुलवाए। सहकारिता संस्था जितनी है इस कंट्री में लगभग लूट का अड्डा बन गया है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के लिए मौन रहेगी। राहुल गांधी को संसद में बोलने से कौन रोक रहा? जब राहुल गांधी बोलने उठे तो आखिर ओम बिरला उठकर क्यों चले गए? सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की किस योजना की मंशा पर उठाए सवाल? आज राज्यसभा में इंदिरा गांधी की किस बात की सांसद ने की तारीफ? संसद में किसके निधन पर 2 मिनट के लिए रखा गया मौन? और ओम बिरला ने कांग्रेस के किस सांसद को कहा कि आपका तरीका ठीक नहीं है? किस सांसद ने कहा कि राज्यों को खत्म किया जा रहा और सब कुछ गुजरात ले जाया जा रहा? आप सांसद राघव चड्ढा ने आंकड़ों के जरिए कैसे खोली बैंकिंग सिस्टम की पोल? पप्पू यादव ने अमित शाह के मंत्रालय को क्यों कहा लूट का अड्डा? बीजेपी के किस सांसद ने कहा कि मोदी ने 1921 में ही बना दिया था सहकारिता मंत्रालय? अमित शाह ने किसके नाम पर रखा सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल का नाम? साथ ही ये भी जानेंगे कि संसद में योगी के किस बयान पर मचा बवाल और किस टीएमसी सांसद की बात पर अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भी खिलेगा कमल। ये सब बताएंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज लोकसभा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि देकर की गई और लोकसभा में 2 मिनट के लिए मौन रखा गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पीएम मोदी भी मौजूद रहे। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को अपने पूर्व साथी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर प्रधान ओडिशा के देवगढ़ संसदीय क्षेत्र से 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर प्रधान ने भूतल, परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का निधन 17 मार्च 2025 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। हम डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के लिए मौन रहेगी। संसद शुरू होने से पहले सीएम योगी के बयानों की खूब चर्चा रही, जिन्होंने एएनआई के साथ बातचीत में दी है। योगी के मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित हैं वाले बयान पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हैं, वह मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का विरोध करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ तो एकदम कम्युनल है, वो मंदिर बनाने के लिए वो मस्जिद तोड़ने चाहते हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को वर्जन करने चाहते हैं, विरोध करने चाहते हैं। वो कह रहे कि मुसलमान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सेफ है। ये तो सही नहीं है। संभल में क्या हुआ, दंगा हुआ कि नहीं रिसेंट टाइम में? संसद में आज शुरू से ही ओम बिरला सख्त नजर आए। कुछ सांसद गैलरी में खड़े होकर चर्चा कर रहे थे, तभी ओम बिरला की उन पर नजर पड़ गई। इस बात पर ओम बिरला ने उनको शिष्टाचार का पाठ पढ़ा दिया और गैलरी में खड़े होकर बात नहीं करने की चेतावनी दे डाली। माननीय सदस्य, सदन में खड़े खड़े कोई बात नहीं करे, सब बैठ जाइए। इधर भी कर रहे हैं, बंद करिए सब। कोई खड़े खड़े बात मत करिए माननीय, प्लीज।
चलिए बैठकर बात करें, खड़े खड़े बात मत कीजिए। ऐसे ही राजस्थान के सीकर से सीपीआईएम के सांसद अमरा राम ने यूरेनियम खनन पर सवाल पूछा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। जिनके जवाबों से असंतुष्ट अमरा राम ने सवाल किया तो ओम बिरला नाराज हो गए और संसद में कैसे व्यवहार किया जाता है इसका तरीका बताने लगे। एक मिनट बाबू जी, एक मिनट। अमरा राम जी, मैंने पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं, फिर बार समझा रहा हूं। ये संसद है, इसमें आपको मैंने आपका नंबर लिस्ट में था, नाम बुलाया, आपने प्रश्न पूछा, आपका जवाब मिल गया, फिर आप नहीं ऐसे नहीं करते, बैठ जाइए, तरीका ठीक नहीं। यूपी के घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने विपक्षी सांसदों के अपमान का मुद्दा उठाया और रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण कराने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही रेल मंत्री से सदन को कार्रवाई से अवगत कराने की भी अपील की। धन्यवाद मैडम। जब से मैं चुन कर आया हूं, लगातार अपने क्षेत्र के रेल समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हमारे यहाँ रेल की सुविधाएं नहीं है और हम जितने यहाँ सांसद चुन के आते हैं, इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समस्याओं को आपके समक्ष सरकार का ध्यान आकृष्ट करे। अगर कोई सांसद ये समझता हो कि उसके यहाँ सब कुछ विकास हो गया है तो इस्तीफा दे सकता है। मैं बड़ी पीड़ा से, और रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इधर ध्यान दे। जब पिछली बार रेल बजट पर मैंने यहाँ बोला, रेल मंत्री जी सुनते तो अच्छा होता है, व्यस्त है, मैं यहाँ बजट पर बोला, इस उम्मीद के साथ बोला कि रेलवे मंत्री जी हमारी बातों का संज्ञान लेंगे। लगातार पत्र लिख रहा हूँ, आज भी हमारे यहाँ से कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। सरकार से ये अपेक्षा की जाती है मैडम कि जो हम सांसद और सवाल उठाते हैं उसके लिए कार्यान्वयन करे, कुछ सुधार करे। उम्मीद है, मैंने कहा था आपसे भरोसा है, उम्मीद है, तभी मैं आपसे गुहार बराबर लगा रहा हूँ। रिस्पांस क्या था माननीय अध्यक्ष जी? अगले दिन वो 100 लोगों के समूह के साथ प्लेटफार्म पर भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जिनको घोसी की जनता ने ऐतिहासिक पदों से हराया है, उसे इंस्पेक्शन रेलवे के अधिकारी करवाते हैं और रेलवे के अधिकारी करवाते हैं। रेलवे के प्लेटफार्म पर खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद की निंदा की जाती है कि सांसद ने सवाल क्यों उठाया। अगर सरकार का ये व्यवहार है, और रेल मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया हूं, सरकार का अगर ये व्यवहार है कि हम संसद में आवाज उठाएंगे तो आप अपने लोगों को भेजकर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, कंडेम करवाएंगे, तो घोर निंदनीय है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे समस्याओं का समाधान करें। और जिन अधिकारियों ने गैर कानूनी ढंग से अवांछनीय व्यक्ति को रेलवे प्लेटफार्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, रेलवे का इंस्पेक्शन करवाया, उनके खिलाफ रेलवे मंत्रालय कार्रवाई करे और सदन को सूचित करे। इसकी निंदा करता हूं। सांसदों के सवाल पूछने के क्रम में दोपहर 1 बजे के करीब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की बारी आई। जब उन्होंने अपना सवाल खत्म किया तो लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने लगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान राहुल गांधी चुपचाप सिर्फ सांसदों की बात सुन रहे थे। बावजूद ओम बिरला भड़क गए और कहने लगे कि इस सदन में किसी का भाई, किसी का दोस्त और किसी की बहन है। नेता प्रतिपक्ष को शिष्टाचार में रहना चाहिए। बिरला किस बात पर भड़के, ये राहुल गांधी के साथ ही किसी भी सांसद को समझ नहीं आया और फिर सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ओम बिरला के इस रवैये पर राहुल गांधी ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, मेरी अपील है कि मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये सदन चलाने का तरीका नहीं है। स्पीकर उठे और एकदम से चले गए और सदन स्थगित कर दिया। नेता विपक्ष को बोलने का समय दिया जाता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जगह होती है, लेकिन विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है।
I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए, और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे, क्योंकि वो बनाना पड़ा है। स्पेशल आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट, मैंने कुछ नहीं किया है। सर उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है? और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक? मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय के विधेयक पर चर्चा के दौरान पप्पू यादव ने सहकारिता मंत्रालय को लूट का अड्डा बता दिया। उन्होंने इस दौरान रिसर्च पर खर्च किए जा रहे सरकारी धन को बढ़ाने की मांग की, जिससे देश का सहकारिता विभाग प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट्स दिस बिल। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री पप्पू यादव जी। अध्यक्ष महोदय, गांधी, विनोबा, सहजानंद सरस्वती जी और पंडित जदुनंदन शर्मा, इसके आंदोलन ही शुरुआत हुई बिहार से। भूदान आंदोलन, सहकारी आंदोलन। सहकारिता बनी क्यों थी मैडम? सहकारिता बनने के पीछे लघु, कुटीर, छोटे छोटे किसान, मध्यवर्गीय किसान, सीमांत किसान, ताकि एक साथ ऐसी खेती को हम व्यवस्था दें जिससे मुनाफे पर ज्यादा बल दिया जाए। नीलगाय आंदोलन से लेकर सारे आंदोलन को आप देखेंगे, देश में सहजानंद सरस्वती जी और विनोबा जी को आप याद करेंगे तो बिहार को आप नहीं भूलेंगे। दूसरा, इस देश के निर्माण में जिस भी प्रदेश मैडम जहां से आप भी आती हैं, वहां अत्यधिक बिहार के मजदूर IM, IT, IIT, IRS, IS, ये हर क्षेत्र में निर्माण करने में सबसे ज्यादा इनकी भूमिका होती है। लेकिन सबसे ज्यादा पलायन भी बिहार से होता है। इतना पलायन होता है मैडम, दुनिया में इतना पलायन कहीं नहीं हो सकता। मैडम, बिहार के लोग जहां जाते हैं, अभी पंजाब से हमारे बच्चों को मार के भगाया गया, पूरे तरीके से वहां कह रहे हैं कि हम बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे। नॉर्थ और साउथ की भी स्थिति लगभग यही है कि हमारे लोगों को कम, जबकि मेरे यहां आप इसमें दिए हुए हैं मैडम, रिसर्च पर दुनिया में आप ही का है, वर्ल्ड में 3 कंट्री को छोड़ के रिसर्च पर सबसे कम पैसा यदि मैडम कहीं पर खर्च होता है वो हिंदुस्तान है।
आखिर रिसर्च पर यदि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देंगे, रिसर्च पर खर्च नहीं करेंगे, तो हम किस तरीके से तकनीकी दुनिया के प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। तो जब आप एक दूसरी चीज मैडम, सहकारिता छोटी छोटी जितनी संस्थाएं हैं, इनमें हो या पहले की जितनी संस्थाएं, बैंकिंग उठा के देख लीजिए, उस पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो संस्थाएं आपको आज तक सहकारिता में बढ़ाया, उस संस्था में आप धन नहीं दे रहे हैं। उस संस्था की क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता पर, वहां के रखरखाव पर, वहां के वाइस चांसलर पर, वहां के प्रिंसिपल पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। चौथी चीज मैडम, सहकारिता संस्था जितनी है इस कंट्री में, लगभग लूट का अड्डा बन गया है, राजनीतिकरण का हिस्सा बन गया है। धान हो मैडम या गेहूं, आप इसको समझ लीजिए मैडम, मेरी बात को गौर से समझने का प्रयास कीजिए। धान हो या गेहूं, आज के डेट में जिस तरीके से सहकारी संस्था में धान और गेहूं के नाम पर नेफेड हो, एफेड हो, जितनी ऐसी संस्था हो, सब के सब किसान के धान और गेहूं के द्वारा लूट में लगा हुआ है मैडम। इसकी पूरी नेफेड से लेकर पूरा जो भी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए। उसके चेयरमैन करोड़ों अरबों कमा चुके हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। मैडम मैं लास्ट करता हूं, मेरा क्या कहना है मैडम, मेरे इलाके में दूध डेनमार्क के बाद सबसे लास्ट करता हूं 2 पॉइंट के बाद मैडम, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा यदि मैडम दूध कहीं होता है तो कोसी सीमांचल मिथिलांचल में होता है। सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन, मत्स्य सहकारिता पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया मैडम। मक्का और मखान की बात मैं करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का और मखान मेरे यहाँ होता है, पूर्णिया है, उस इलाके में है। सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग भी मैडम बिहार में होता है, आप उठा करके देख लीजिए। तो जब दुनिया में सबसे ज्यादा मत्स्य, सबसे ज्यादा नदी, मिथिला, कोसी, सीमांचल, सबसे ज्यादा पोखर, सबसे ज्यादा सहकारिता पर, तो आखिर क्या कारण है सहकारिता बैंक को सबसे नीचे कर दिया गया? सहकारिता बैंक की स्थिति कहीं नहीं है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि गुजरात, आप मैडम लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट, एक लास्ट कर रहा हूं, मेरा एक आग्रह है, क्या बोलूं मेरा एक आग्रह है, मेरा आग्रह है कि पूर्णिया में एक यूनिवर्सिटी हर कीमत पर, पूर्णिया में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की स्थापना, पटना में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की स्थापना। उधर राज्यसभा में बैंकिंग संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने इंदिरा गांधी के योगदान की सराहना की। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों के नेशनलाइजेशन पर कहा कि इसके बाद देश का गरीब भी बैंक पहुंचा। इससे पहले बैंक सिर्फ अमीरों के लिए हुआ करते थे। वित्त मंत्री जी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट माने 5 कानूनों में अमेंडमेंट करने जा रही है। माननीय उपसभापति महोदय, एक जमाना था जब बैंक में सिर्फ पूंजीपति जा सकते थे। अगर कोई किसान, कोई गरीब अगर बैंक के दरवाजे भी देखा गया था तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता था। वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के बाद ये कह दिया कि बैंक के दरवाजे आम हिंदुस्तानी के लिए खुले हैं और कोई किसान हो, कोई गरीब हो, वो भी बैंक के अंदर जा सकते हैं। वो अगर शुरू हुआ तो वो नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों में काम शुरू हुआ। मैं वित्त मंत्री जी को आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आप कानून बदलने के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में आपकी मंशा पे मुझे कोई शक नहीं है, पर जो लोग आपके साथ बैठते हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो अगर आप कितना भी कानून बदलो, जब तक उसको इंप्लीमेंट करने वालों की मंशा साफ नहीं होगी, कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। इंप्लीमेंटेशन करने वालों की नीयत को ठीक करना होगा। कानून बनता है संविधान से। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए समान होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। पर यहां क्या होता है उपसभापति महोदय, एक कानून होता है जो सामने वालों के लिए
इस तरह से उपयोग करो पॉलिटिकली कि उसे खत्म करो, और जैसे ही अपने पास आ जाए वो आर्टिकल 14 नहीं रहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, कानून बदल जाता है। अगर सामने है, कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, फ्रॉड किया है, अब ये जेल जाएगा, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, और जैसे ही बदल के इधर आ जाएगा पावर सीकिंग पावर सीकिंग पावर सीकिंग हो जाएगा, उसको सब मिलता रहेगा। तो ये एक कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। उपसभापति महोदय, इसी बिल के अंदर एक अमेंडमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है अमेंडमेंट? कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर डायरेक्टर का टेन्योर 8 साल का है, जो इसी सरकार ने किया, कुछ ही वक्त पहले किया। पॉलिटिकल अपनी पावर बचाने के लिए पॉलिटिकल इक्वेशन के साथ कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की मातृ वंदना योजना पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने इस योजना के तहत बहुत कम बजट आवंटित किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ की पूरी राशि प्रदान की जानी चाहिए। Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity. I rise to address this House on a matter of great importance: the non-fulfillment of maternity entitlements under National Food Security Act 2013 and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. The National Food Security Act was passed by Parliament in September 2013 under the leadership of Dr. Manmohan Singh Ji. It has been the foundation for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The Act also includes rupees 6,000 per child as maternity entitlement for pregnant women in the informal sector. The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, or PMMVY, launched in 2017, seeks to fulfill this entitlement, but it provides only rupees 5,000 for the first child, that is extended to the second child also if it is a girl. According to one informed analysis, in the year 2022-23, about 68% of pregnant women received at least one installment of PMMVY for first birth. But in the very next year, this proportion fell drastically to just around 12%. I would like to ask the Union government, why was this allowed to happen? Sir, the full implementation of the maternity benefits provision of the NFSA 2013 requires an annual budget of around rupees 12,000 crores. It is surprising that the budget documents do not contain information on allocations for the PMMVY separately. All that the documents reveal is that there is a program called Samarthya in the Ministry of Women and Child Development. This has 5 components, of which the PMMVY is one. The allocation in 2025-26 for Samarthya is only rupees 2,521 crore. This clearly shows that the PMMVY is severely underfunded, thereby violating the key provision. वहीं सहकारिता विधेयक पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विधेयक के पारित होने से सामाजिक समावेशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, उद्यमिता के साथ साथ देश में कारपोरेट नेतृत्व का एक नया प्रतिमान स्थापित होगा।
इसी दौरान टीएमसी सांसद ने कुछ कहा तो शाह ने कहा कि दादा चिंता मत करिए, बंगाल में भी चुनाव के बाद कमल खिलने वाला है। ये सदन लगभग 3 घंटों से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहा है और इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए ज्ञानीबेन ठाकुर से लेकर श्री जयंत रॉय तक इस सभागृह में 30 सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार सदन के पटल पर रखने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम के अंदर जुटी हुई है, देश के विकास के अंदर योगदान करती है। और ये जो विधेयक है, ये आपके माध्यम से पारित होने के बाद इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे। और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। और मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि विधेयक को आज मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सहकारी विश्वविद्यालय की जो कल्पना आई, उसके बाद इसका नाम रखने का जब सवाल आया तो इसको त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय नाम रखने का निर्णय हुआ। मान्यवर, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो नाम रखा, उसके पीछे सहकारिता का दुनिया भर को आश्चर्यचकित करने वाला एक मॉडल और गांधी जी के सिद्धांतों से युक्त सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर ही प्रामाणिकता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्तित्व की भी इसमें बात आती है। ये त्रिभुवन जो नाम आया है, ये श्री त्रिभुवन काशीबाई पटेल के नाम से आया है। और ये त्रिभुवन भाई पटेल वही व्यक्ति है जिन्होंने मान्यवर अमूल की नींव डालने का काम किया। आजादी के पहले गुजरात के आनंद खेड़ा जिले के अंदर किसानों का दूध वहां से मुंबई की पॉल्सन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी का मांग किया। पॉल्सन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हुए, त्रिभुवन भाई के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए तो सरदार पटेल ने कहा, अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण का भी सहन करना पड़ेगा, और अगर गुलामी नहीं करनी है, शोषण सहन नहीं करना है, तो आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आपके दूध का व्यापार आप खुद बनाइए। और वहां एक पहली छोटी सी एक गांव की कोऑपरेटिव बनी जिसमें 250 लीटर दूध एकत्रित होता था। वहां से लेकर विश्व की सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल तक की ये यात्रा त्रिभुवनदास पटेल ने। त्रिभुवनदास
सरदार पटेल जैसे महान नेता के सानिध्य में रहकर भारत के अंदर सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक मान्यवर। और आज जो गुजरात राज्य सहकारी दूध विपणन संघ GCMMF जो बना है, जिसको अमूल के बहुत छोटे से नाम से हम जानते हैं, वो त्रिभुवन दास जी का विचार का देन है। और मान्यवर, एक 250 लीटर से शुरू की हुई अमूल की यात्रा जो 1946 के अंदर गुजरात के कस्बे के अंदर शुरू हुई, वो आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बनकर विश्व के सामने उपस्थित है। और मान्यवर, अमूल का मॉडल जो है वो आज इतना विकसित हुआ कि मैं जब स्थापना हुई तब की तो बात नहीं करता, मगर 2003 में अमूल का टर्नओवर 2882 करोड़ था। आज अमूल की बिक्री 60,000 करोड़ को पार कर गई, जो कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान लीवर से 5 गुना बड़ा है, नेस्ले इंडिया से 8 गुना बड़ा है। और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतने बड़े आंदोलन में किसी की भी शेयर पूंजी हिस्सा 100 रुपये से बड़ा नहीं है। छोटी छोटी गरीब किसान महिलाओं ने 100 रुपया इकट्ठा कर इसको बनाया है। और आज जब हम सब चीज को आश्चर्यचकित होकर पूरी दुनिया देख रही है, और अमूल का ग्रुप टर्नओवर दूध के अलावे कारोबार का मिलाकर 90,000 करोड़ तक पार कर गया है। गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगारी देने का काम हुआ है। और ये मॉडल को आज प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक, इस यूनिवर्सिटी को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी नाम देकर त्रिभुवन दास पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम मान्यवर बनाया। मैं मान्यवर, मैं इस बिल की जरूरत क्या है उस पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 2004 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और ये 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। एक 10 साल के समय के अंदर ही इस देश के गरीब को घर देने का काम हुआ, शौचालय देने का काम हुआ, पीने के पानी देने का प्रयास हुआ, 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में दिया गया। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया, और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था।
आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया मान्यवर। आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा मान्यवर। मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। यानी कुल मिलाकर आज सदन में अच्छी चर्चा देखने को मिली, लेकिन ओम बिरला का सांसदों को नसीहत देने वाला गुस्सा भी नजर आया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। हम हर रोज की तरह जब भी संसद चलता है तो हम संसद रिपोर्ट पेश करते हैं और आप सराहते भी हैं। और इस संसद रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।